है, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर अटैक ऑन कश्मीर। अरे नहीं, आई डोंट थिंक सो दैट दे कैन डेयर टू डू दैट। देखिए मैं तो ये भी मानने को तैयार नहीं था, और मैंने शायद आपसे नहीं समझता कि ऐसा नहीं, दैट्स ओके। मैं आपने मुझे बुलाया, मैं अपनी आपको ओपिनियन दे रहा हूँ। मैं आपसे पहले भी बात कर चुका हूं, मैं तो ये भी मानने को तैयार नहीं था कि हम ऐसी कुछ हरकत करेंगे ऑपरेशन सिंदूर में। तो उन्होंने अगले दिन ही एक बहुत बड़ी ब्रीफिंग दी थी पाकिस्तान साइड ने। उनके पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर मार्शल औरंगजेब अहमद ने इंटरनेशनल प्रेस को एक ब्रीफिंग दी, एग्जैक्ट बताया कि कैसे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आइडेंटिफिकेशंस थी, कहाँ कहाँ हवाई जहाज थे, पूरी डिटेल्स दी उसकी, हमने क्या किया ये भी बताया बहुत इलाबोरेट तरीके से कि हमारी जो एयर वॉरफेयर की जो सोच है, जो स्ट्रैटेजी बोलते हैं, कॉन्सेप्ट बोलते हैं, वो कैसे बदल गया। हमारी तरफ से चुप्पी थी, आज भी हमारी तरफ से कोई उसको बोलने को तैयार नहीं है। अगर आप इस बात को हटा दें, देखिए अभी एक बात तय है, लड़ाई जो होगी हिंदुस्तान पाकिस्तान की, और जब जो हमने यूक्रेन में देखी और गाजा में देखी, तीन चीजें खास होंगी। एक होगी एयर पावर, एक होगी मिसाइल्स। मिसाइल के साथ आपको डिफेंसिव सिस्टम्स भी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, वो चाहिए काउंटर करने के लिए। और तीसरा ड्रोन्स होंगे। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी एयर वॉरफेयर, और उसमें आप नहीं बता पाए दुनिया को। अच्छा, मैं जैसे आपसे कह रहा हूं, जो 5 एयरक्राफ्ट की बात हो रही है, 5 या 6 जो भी हैं, तो दे विल लीड द एयर वॉर। जी हाँ, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की अगली लड़ाई होगी वो वहां पर चलेगी, वहां पे तय होगी मेरे हिसाब से। तो आप उसको नहीं बता पाए। दुनिया ने ये देखा है कि अगर आप वो नहीं समझा पाते हैं, दैट मींस पाकिस्तान जो है वो आपका कॉम्पिटिटर है। अनिल चौहान जी तो, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, अनिल चौहान साहब ने तो कहा है कि हमारे कुछ राफेल हैं उन पे नहीं, उसने कहा है कि नंबर की जरूरत। पहले एयर मार्शल भारती जो थे, उन्होंने भी जिक्र किया कि मैं इसका डिटेल नहीं दे सकते, लेकिन कॉम्बैट सिनारियो है, उसमें नुकसान होता है। द पॉइंट इज, आपको बताना है क्या नुकसान हुआ है जी, आपने क्या किया है। पार्लियामेंट सेशन में बताएंगे ना, ऐसे तो अब वो पता नहीं जब बताएंगे। ये बातें तभी होती है, तो दुनिया देख रही होती है। अब हम अपना कुछ भी सोचते रहे, दुनिया देख रही है क्या हुआ है। दुनिया ने अपने नतीजे निकाल लिए हैं कि क्या हुआ है। और अच्छा देखिए, मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो ये है कि 4 ऐसे मुल्क हैं या 4 ऐसी जगह हैं जिनके पास पूरी दुनिया का सैटेलाइट है, व्हाट इज कॉल्ड द कॉन्स्टेलेशन, राउंड द क्लॉक दे कैन सी क्या हो रहा है दुनिया में। कौन सी 4 हैं? जीपीएस है अमेरिका का, जी हाँ, गलीलियो है यूरोप का, जी हाँ, ग्लोनॉस है रशिया का, और बेदू है चाइना का। अच्छा। और बेदू इन सब में से अच्छा है टेक्निकली, बिकॉज वो बहुत लेटेस्ट है, उसमें 45 सैटेलाइट्स है, किसी और में नहीं है। अच्छा। तो एग्जैक्ट क्या हुआ रियल टाइम में दुनिया को मालूम है, कुछ नहीं छुपा। अगर छुपा है तो हिंदुस्तान के लोगों को नहीं मालूम। अब आप ये कहना कि हमने उनका वहां पर जाके अंदर वो उसको एक वो एयर स्ट्रिप्स को हमने कर दिया, ठीक है, कर दिया, ठीक है, दैट्स फाइन, वो भी क्लेम कर रहे हैं हमने कर दिया। की थिंग वाज द एयर वॉर, आपने वो शुरू करी जंग, पर देखिए आगे क्या हुआ। लेसन दोनों सीख चुके हैं। आपने उसको पॉज किया है अभी ऑपरेशन को, प्राइम मिनिस्टर ने। इसका मतलब ये है कि पॉज का है कि अब दोनों को अपनी जो लिमिटेशंस है उसकी तैयारी करनी है। पाकिस्तान जल्दी से कर लेगा क्योंकि चीन उसको सब कुछ देगा। वो अब रिपोर्ट आ रही है कि वो आधे पैसे पे देगा। तो ये कहने और करने में फर्क होता है। ये जो हुआ है इससे हमारी एयरफोर्स की लिमिटेशंस एक्सपोज हो गई हैं। इसमें पॉज है, डेंजरसली लो थ्रेशोल्ड आ गया है। और मैं समझता हूं जॉन सी भी विचएवर साइड गेट्स रेडी फर्स्ट, दे विल लिफ्ट द पॉज। नहीं, बट देखिए इसमें तो हमें थोड़ी दिक्कतें हैं, क्योंकि उनके पास चीन का फुल सपोर्ट है। अगर हम कोई भी जंग में शामिल होते हैं तो हमारे 3 सेक्टर्स पे हमें जंग लड़नी होगी मेरे हिसाब से। एक तो पाकिस्तान के, एक लद्दाख में, और तीसरा बांग्लादेश। नहीं, देखिए आपको जंग 2 जगह लड़नी होगी। जो पाकिस्तान है वो पाकिस्तान अकेला नहीं है। इट इज व्हाट आई हैव बीन कॉलिंग फॉर सो मेनी इयर्स, दिस इज अ वन फ्रंट रीइंफोर्स्ड वॉर। चाइना उसके साथ खड़ा है, सिर्फ हाथ नहीं दिखा रहा है। वो तो पूरा चाइना सपोर्ट कर रहा है। तो एक तो ये हो गया आपका। दूसरी जंग आपकी होगी कश्मीर के अंदर। अच्छा,
जहां तक उनका ताल्लुक है, चाइना का ताल्लुक है, वो ये इंश्योर करेंगे जो आपकी एयरफोर्स है वो तकसीम रहेगी। जी हाँ, बिल्कुल। पर वो कुछ करेंगे नहीं, वो सिर्फ अपनी एक्टिविटी जो है वो बढ़ा देंगे। नहीं, देखिए, परमाणु शक्ति को इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए, मैं समझता हूं, क्योंकि कोई इतनी जल्दी न्यूक्लियर वेपन्स यूज नहीं करेगा। कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज मैटर। जो जंग होती है, कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज मैटर, और उसमें वो दुनिया ने देख लिया है कि हमारे वो कॉम्पिटिटर हैं, वो हमसे। ये प्रॉब्लम क्यों चलती रही है? क्योंकि हमारे पास कभी क्रेडिबल कन्वेंशनल वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटीज थी ही नहीं। मिसाल के तौर पर चीन ईस्ट लद्दाख में बैठा है, हम क्या उसको बाहर फेंक सकते हैं? नहीं फेंक सकते। जब पाकिस्तान को लगता ही नहीं है कि आपके पास लड़ाई की काबिलियत है, तो वो क्या करेगा? और काउंटर टेरर तो आप अपने एरिया में कर रहे हैं ना, यहाँ पे फेंस लगा के आप करते रहिए, 35 साल और करते रहिए। वो इसलिए कर रहा है ये सब कुछ। तो कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान अंदर से ही इम्प्लोड हो रहा है। वो नहीं हो रहा है। मैं यही आपसे अर्ज करना चाहता था। उन्होंने अपना डिफेंस बजट 20% बढ़ा दिया है। चीन उनके साथ है, पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा। ये जब मैं पैदा हुआ था तभी से सुन रहा था कि पाकिस्तान जो है वो टूटने वाला है। अच्छा। पाकिस्तान मेरे हिसाब से आज जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल पाकिस्तान का बढ़ गया है। अच्छा। मेरे हिसाब से आज चीन साउथ एशिया पे छा गया है, क्योंकि बेल्ट एंड रोड नहीं, तो देखिए ना, अगर वो छा गया है, उनका इस्लामिक पार्टनर इसमें पाकिस्तान है। पाकिस्तान है जो कि अरब और मुस्लिम कंट्रीज के साथ बहुत कुछ कर सकता है। मैं ये बात बिल्कुल मानता हूं और पाकिस्तानी भी मानते हैं, उनकी गवर्नेंस में प्रॉब्लम है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और मैं एक और आपसे ये बात कहूं कि उनकी तैयारी हमसे पहले होगी, और मेरे हिसाब से दे विल बी रेडी मच फास्टर ये पॉज हटाने के लिए। तो मैं समझता हूं, आप ये मान के चलिए कि आफ्टर 1 ईयर वी आर हेडिंग फॉर अ बिग ट्रबल। ये इतना आसान काम नहीं है जो आपने हमने किया है, ये ऑपरेशन सिंदूर, कि हम घुस के मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे। यू एक्सपोज कंप्लीटली द लिमिटेशंस ऑफ द एयरफोर्स, जो आपकी मेन फोर्स है। आपने 2019 में की, आपने अब करी, तो अब आपके पास कहां जाएंगे आप सामान लेने के लिए? वो जल्दी से तैयारी करेगा, वो पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा है। दिस थियरी आई हैव नेवर। आप मुझे बताइए हम तैयारी कैसे करेंगे? देखिए, हमारी देश के सामने जो समस्याएं हैं वो इतनी गंभीर हैं। मैं बताता हूं, आप कितना बजट बढ़ा लेंगे, और जब तक हमें जरूरत ही नहीं है बजट की। मैं बताता हूं ना आपको। बताइए। मेन बात बहुत सीधी सी है, वी नीड पीस। पीस फॉर डेवलपमेंट, पीस फॉर डिटरेंस बिल्डिंग, पीस फॉर वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी। आज पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर 2 बार बोल चुका है कि आप सीज फायर की बात करिए और हमसे 3 मसलों पे बात करिए, कश्मीर, वाटर एंड द थर्ड दे आर टॉकिंग ऑफ इज व्हाट इज द थर्ड वन? दे आर टॉकिंग ऑफ 3 थिंग्स कि उस पे हम बैठ के बात, ट्रेड दे वांट टू टॉक। चाइना का अभी वाइस फॉरेन मिनिस्टर सुन वेडोंग वाज हियर इन दिल्ली, ही मेट अप विद द फॉरेन सेक्रेटरी मिस्री। दे से कि आप डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करिएगा। अच्छा, अभी देखिए, जो आपको ये शायद मालूम होगा, आपको तो मालूम ही होगा, सर्गी लैवरोव वाज सपोज टू कम हियर, उसने अपना कैंसिल कर दिया है आना, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर दे आर गोइंग टू G7, वो वहां चले गए हैं। अब क्यों आ रहे थे सर्गी लैवरोव? वी नीड सर्गी लैवरोव, ऑफ कोर्स वी डू। वी नीड सर्गी लैवरोव बिकॉज नॉट ओनली हमें S-400 चाहिए, हमें S-500 चाहिए। पूछिए क्यों? वो इसलिए चाहिए क्योंकि चाइना हाइपरसोनिक मिसाइल्स देगा पाकिस्तान को, जिसको हम बोलते हैं DF-17 विद द हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स, दे विल गिव इट टू देम। उसका हमारे पास कोई हल नहीं है। वो आप देख लीजिए क्या हो रहा है ईरान और इजराइल के बीच में। व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये ना एक टेंडेंसी है टू से कि हमारा जो एडवर्सरी है वो हमसे कमजोर है, उसको अंडर एस्टिमेट करना। वो कमजोर नहीं है बिल्कुल, और ना वो इम्प्लोड हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अगर खतरा है तो आपको खतरा है, ये मैं बात कर रहा हूँ। और अभी तो आपने कहा कि हमारे पीस इनिशिएटिव होना चाहिए। हम ग्लोबल साउथ कंट्री है, वी आर अ ग्लोबल साउथ कंट्री, हमें पीस चाहिए। हमारे 80 करोड़ लोग जो है वो गरीब है, उनके पास यही तो मैं कह रहा हूँ, तो यही मैं हमारे इस समय वो शक्ति नहीं है। आप चाइना से बात करिए, पाकिस्तान से, चाइना से क्यों नहीं बात करते हैं? क्या प्रॉब्लम है हमारी चाइना से? हमारी मेन प्रॉब्लम चाइना ये है जो अमेरिका की है
कि वी कैनॉट डाइजेस्ट, वी कैनॉट एक्सेप्ट अ सक्सेसफुल चाइना। हमारी मेन प्रॉब्लम चाइना से ये है, एक कामयाब मुल्क है जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए एक मिनट, लेट मी जस्ट फिनिश दिस पॉइंट। इफ यू सी द 36 डायनेस्टीज ऑफ चाइना, एक को छोड़ के ऑल द डायनेस्टीज दे बिल्ट एंड रीबिल्ट द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। देखिए कश्मीर की आप जो भी कह लीजिए कि यह हमारा हो गया, कश्मीर जो ओरिजिनल कश्मीर है उस पे आज चाइना भी बैठा हुआ है, पाकिस्तान भी बैठा हुआ है। ये भी हकीकत है कि यूएन में 1948 रेजोल्यूशन था, वो भी एक हकीकत है। नहीं, बट उसका तो कोई अब मायना नहीं रहा। नहीं, देखिए मायना है, उसका मायना ये है कि जो उनका डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान का, ख्वाजा आसिफ, उसने 4 दिन पहले बयान दिया है, ये सुनिएगा इस बात को। 4 दिन पहले उसने ये कहा है कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल को अब सीज फायर लाइन बोलना चाहते हैं। इसका मैं इम्प्लीकेशन 1 मिनट आपको बताता हूँ। लाइन ऑफ कंट्रोल जब बनी थी शिमला एग्रीमेंट में, इसमें 2 चीजें थी। पहली थी दिस वाज बायलैटरल, करेक्ट। दूसरी चीज इसमें क्या थी, वो क्लियरली लिखी हुई है कि नीदर साइड विल यूज फोर्स टू चेंज द लाइन। दैट्स करेक्ट। आप चाइनीज इंपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, वो हमसे लेके क्या जाते हैं, और प्राइमरी गुड्स, करेक्ट, और हमें बेचते क्या है, फिनिश गुड्स। बिल्कुल बिल्कुल। वी आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग एनीथिंग, वी आर प्रोड्यूसिंग नथिंग। मिशन 500 करना है, यही तो हम कह रहे हैं। 500 तो, और हम जो है वो बार बार, ट्रंप 13 बार बोल चुका है, 13 बार बोल चुका है कि मैंने लड़ाई लड़वाई। हमारा प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं बोल रहा है। हाँ सॉरी, हमारे प्राइम मिनिस्टर चुप बैठे हैं, वो कुछ बोल ही नहीं रहे उसको। ठीक है, वी आर कोटोइंग टू अमेरिका टुडे। एब्सोल्युटली, उसमें कोई शक नहीं। नो, बट हमारे पास इकोनॉमिक चॉइस ऑफ फैसिलिटी, इट इज अ चॉइस ऑफ फैसिलिटी। हमारे पास है ना ऑप्शंस। मैं यही तो आपसे कह रहा हूं। आप कहते हैं ऑप्शन ये है कि बातचीत करो। नो नो नो, दिस इज, आई एम नॉट सेइंग दैट। आई एम सेइंग यू आर पार्ट ऑफ ग्लोबल साउथ, यू स्ट्रेंथन द इंस्टीट्यूशंस ऑफ ग्लोबल साउथ। ब्रिक्स, नेक्स्ट ईयर ब्रिक्स आपके पास है, अभी ब्रिक्स ब्राजील में है। आपकी लीडरशिप क्यों कोई एक्सेप्ट करेगा सर? आपके पास ना टेक्नोलॉजी है, ना इकोनॉमिक पावर है। आपकी पर कैपिटा इनकम ब्रिक्स की कंट्रीज में सबसे कम है। आपकी कोई स्ट्रेंथ नहीं है। बट वी, और चीन वहां भावी है ब्रिक्स में भी। बिल्कुल, मैं आपसे वही कह रहा हूं ना। तो देखिए ये एक अलग सोच है। ये सब अगर कांग्रेस के टाइम में हुआ होता और निकल के आता, तो नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, टॉल्स और टीवी चैनल्स आसमान में खड़े होकर, छत पर खड़े होकर सवाल पूछते सरकार से कि आपके चलते हमारे जेट्स का नुकसान कैसे हो गया, आपने गलत फैसला कैसे लिया। लेकिन आज कैप्टन शिव कुमार का बयान आने के बाद गोदी मीडिया में खामोशी है और ट्रॉल्स इस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन खुल के नहीं बताया जाएगा कि हमारी गलती की वजह से हमारे जेट्स गए हैं, और वो जेट्स जो गए हैं ना, वो हमारे आपके पैसे से खरीदे गए थे। कोई 1000, 1500 और 5000, 10,000, लाख, 2 लाख में जेट्स नहीं आते हैं, करोड़ों के जेट्स होते हैं। तो वो भी नुकसान है, और ये भी नुकसान है कि जंग के माहौल में हमारा परसेप्शन गड़बड़ हुआ। सुशांत सिन्हा का तो मानना है कि आईएएफ के यानी इंडियन एयरफोर्स के तकरीबन 5, कम से कम 5 एयरक्राफ्ट जो है उनका नुकसान हुआ है, जिसमें मोस्ट मॉडर्न जो राफेल हमने खरीदा था फ्रांस से, वो भी शामिल है। और इस रूप में वो कहते हैं कि 1971 के बाद, 1971 के बाद हमारा सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। और उनका यह भी कहना है कि मोदी सरकार ने जिस तरह से इस नुकसान को छुपाने की कोशिश की, अपनी लीडरशिप को बहुत बोल्ड और बहुत मजबूत बनाकर पेश करने की कोशिश की, वो भी अपने आप में शर्मनाक है। आपने गलती की, लेकिन आपने गलती नहीं मानी। आपने गलती की, आपने एयरफोर्स के हाथ पांव बांध दिए, जबकि एयरफोर्स ऑफिसर्स ने निश्चित रूप से यह सुझाव दिया होगा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो खतरा यह है कि पाकिस्तान सीधा हमारे ऊपर हमला कर सकता है, क्योंकि उसकी हमला करने की ताकत पर हम कोई हमला नहीं कर रहे हैं। तो अलाउ नहीं किया, कंफर्म है या नहीं है वो मुझे नहीं पता, मैंने तो जो सोशल मीडिया पे पढ़ा वो बता रही हूँ यहाँ पे। तो उन्होंने, उनको बताया नहीं गया, तो शिव कुमार साहब ने जो कहा वो उल्टे और गले में पड़ गया कि सरकार इतनी दखलंदाजी कर रही थी और मोदी जी ये कह रहे थे, क्योंकि झूठ बोलते हैं। पाकिस्तानी पत्रकार हैं अजीम चौधरी, उन्होंने एक वीडियो जारी किया और उसमें वो कह रहे हैं, वो बता रहे हैं कि 5 हवाई जहाज गिराए हैं, उसमें वो 2 हवाई रफाल की बात कर रहे हैं, और उन्होंने बाकायदा जो पायलट्स थे उनके डेजिग्नेशन, उनका बैच नंबर जो सर्विस नंबर होता है, और नाम, और किस हॉस्पिटल में घायल अवस्था में दाखिल है वो 5 ऑफिसर्स, वो उन्होंने बताया था। लेकिन आज तक किसी को कोई कुछ नहीं पता है। वो पाकिस्तानी पत्रकार की तरफ से आया और दुनिया में चल रहा है वो,
लेकिन हमारे यहाँ उसके ऊपर कोई चू नहीं है, क्योंकि एक तो डर लगता है सबको। या जो हमारे जहाज जो भी उसमें मिग वगैरह बता रहे हैं, कह रहे हैं कि 82 हवाई जहाज 6 और 7 की दरमियानी रात में एक साथ उड़ाए गए थे, तो उनमें जो गिरे हैं उनमें मिग भी गिरे हैं और मिराज भी गिरा है, एक एसयूवी, कई तक 5 बता रहे हैं कि करीब गिरे हैं। वो क्यों गिरे हैं? क्योंकि आपके जो उड़े और आपकी क्योंकि तैयारी नहीं थी। जो आपके साहनी साहब हैं, उनका पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, अजय साहनी है या उनका नाम क्या है, तो उन्होंने पूरा डिटेल बताया कि हमारी जो रक्षा तैयारियां हैं, जो एयर वॉरफेयर है, जो आज की दुनिया का नया नॉर्म है कि यही होंगे जो हमने ईरान और इजराइल के वॉर में भी अभी देखा, तो उसमें भी सामने आया है कि हमारी जो तैयारियां थी वो बिल्कुल भी नहीं थी। हमारे रफाल भी और सारे जेट उड़ गए और उधर से उन्होंने उन्हें जैम कर दिया, और रफाल के उसको पता ही नहीं है पायलट को कि मेरा जैम हो गया है हवाई जहाज, और उन्होंने मार गिराया। 300 किलोमीटर के अंदर तक मार गिरा रहे थे वो, और आपको ध्यान होगा कि 300 किलोमीटर अंदर तक उन्होंने उड़ाने बंद कर दी थी गवर्नमेंट ने उस दौरान में। चलिए भी इधर उधर की बातों से टालने की इसको बहुत कोशिश हुई, लेकिन सारी दुनिया से खबर इतनी जोर से आ रही थी और पाकिस्तान को इसका फायदा मिल रहा था, ये छुपा पाना बहुत मुश्किल। अब जब ये बात आई है, जो हमारे इंडोनेशिया में तैनात रक्षा अटैची ने ये बात एक यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में सवाल पूछे जाने, हम वहां हैं। सरप्राइज पहले दिन का अटैक तो समझ में आता है, लेकिन उसके बाद वो तुरंत एक्टिव हो जाएंगे और हमारे विमानों पर, हमारे जेट्स पर हमला करेंगे। ये बात निश्चित तौर पर आईएएफ के सीनियर ऑफिसर्स ने कही होगी, लेकिन सरकार पता नहीं क्या चाहती थी। आप पाकिस्तान के अंदर घुसकर, एक देश के अंदर घुसकर आप बाकायदा हमला करेंगे, आप बाकायदा, मैं कह रहा हूं, आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला करेंगे, लेकिन है तो वो पाकिस्तान सरकार के। अगर हमारे देश के अंदर कोई हमला करे और कहे आतंकवादी ठिकाना है, तो हम भी पलट के हमला करेंगे। आप याद कीजिए ईरान के ऊपर क्या किया था। ईरान के ऊपर इजराइल ने हमला किया पहले दिन, सरप्राइज। उस सरप्राइज में ईरान का नुकसान हुआ, लेकिन 18 घंटे बाद जो ईरान ने हमले करने शुरू किए, उसमें इजराइल की तबाही सारी दुनिया ने देखी। तो किसी भी खुद मुख्तार मुल्क के अंदर अगर आप हमला करेंगे, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो पलट के हमला नहीं करे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसको मारेंगे और ये कहें कि नहीं, वो नहीं मारेगा। अगर आप किसी को मारने जाते हैं तो आपको इस बात की तैयारी करनी पड़ेगी कि वो भी पलट के आपको मारेगा। यह नहीं हो सकता किसी को एक थप्पड़ आप मार दीजिए और उसके बाद जब वो मारे तो आप कहिए नहीं नहीं ये गलत है। आप मारेंगे तो पलट के आदमी मारेगा। अगर मारने गए हैं तो तैयारी करके जाइए, ये जंग का पहला रूल होता है। कि सरकार तो बोल नहीं रही है, संसद का सत्र नहीं बुलाती है, विपक्ष की बैठक नहीं बुलाती है, ना बताती है कि क्या हुआ, पूरे इसका हासिल क्या हुआ ऑपरेशन सिंदूर का, और क्या उसमें नफा नुकसान हमें क्या रहा, वो तो बता नहीं रही है। लेकिन कभी सीडीएस साहब बोल देते हैं, कभी जयशंकर साहब बोल देते हैं, और तो और उनकी पार्टी के सुब्रमण्यम स्वामी भी बताते हैं कि क्या क्या नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार नहीं बताएगी। तो उनमें इसी कड़ी में जो शिव कुमार साहब बता रहे हैं, वो उनको बताया गया बताने के लिए, क्योंकि सारे देश में और दुनिया में ये सवाल है कितने रफाल गिरे और गिरे तो क्यों गिरे। तो उसको कवर अप करने के लिए शिव कुमार साहब से ये कहा गया कि भाई आप ये कहिए कि हमें तो सरकार ने हाथ बांध रखे थे, इस वजह से रफाल गिर गए, अदरवाइज ना गिरते। अगर सरकार सेना को खुली छूट देती तो रफाल ना गिरते, क्योंकि हम अपने हिसाब से पूरा ऑपरेशन करते। अब वो पड़ गया उल्टा। इन्होंने बोल तो दिया था रफाल को छुपाना है, और रफाल को क्यों छुपाना है? क्योंकि चौकीदार चोर है, जुड़ा हुआ है उसके साथ। आप ध्यान है 2019 का चुनाव रफाल के ऊपर ही लड़ा गया था, और आज वो रफाल नीचे गिरा हुआ है और किसी को यह नहीं पता है कि कितने गिरे हैं, और सरकार बताना भी नहीं चाहती है। जैसा कि उड़ती उड़ती खबर भी आई थी कि रफाल कंपनी के यहाँ एग्जीक्यूटिव्स या जो ऑफिसर्स आए थे डेलीगेशन। दोस्तों, आखिरकार वो सच सामने आ ही गया जिसकी अब तक पर्देदारी थी। लेकिन जिस तरह से ये सच सामने आया है, यकीन जानिए, ना तो ये 125 करोड़ का महान देश इस तरह से इस सच के आने को डिजर्व करता था, न ही हमारे देश की महान सेना। आखिर कितने लड़ाकू विमानों को नुकसान हुआ ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआती दौर में, इसको लेकर मीडिया ने रिपोर्ट छापी तो उनको एंटी नेशनल। मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा मैंने कन्फ्यूशियस पढ़ा है, ये जिसको चाइनीज फॉलो करते हैं, उसका ये सोच है कि जैसे ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में ब्रेन का अलग काम है, लंग्स का अलग काम है, हार्ट का अलग काम है, हाथ का अलग काम है, बट अगर ये सब अपनी अपनी जगह पर काम नहीं करेंगे तो ह्यूमन बॉडी नहीं बनेगी। सिमिलरली इन यूनिवर्स देयर आर बिग कंट्रीज, देयर आर स्मॉल कंट्रीज, दे ऑल कैन कोएग्जिस्ट। No, you are right. एक मैं आपको और मिसाल देता हूं, एक मिनट आप सुनिएगा। वी ऑल अग्री दैट दिस इज अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। ये एक बात देखिए, मल्टीपोलर वर्ल्ड का मतलब ये हुआ कि इस समय यूएन के 193 कंट्रीज हैं, बिग एंड स्मॉल। दैट मीन्स दे ऑल शुड हैव इंडिपेंडेंस टू फॉर्म देयर ओन फॉरेन पॉलिसी। अच्छा,
इफ वी बिलीव इन अ जीरो सम गेम तो इंस्टेबिलिटी रहेगी दुनिया में हमेशा. बट if we look at the other side, what is happening, which is happening in the global south today, excluding India, then they are looking at a win-win situation, how we all can win. So उसमें आप stability ला सकते हैं 5-10 साल में. This is my point. Balance of power politics, zero sum game, you can never bring stability. नहीं, I agree with you. मैं कुछ और कह रहा हूँ. जी. ये स्टेबिलिटी आप ला सकते हो डेफिनेटली. पहले अपने देश को तो स्टेबल रखो. नहीं, फिर वो तो अब अलग बात में चले गए. प्राइमरी प्राइमरी और देश को स्टेबल रखना बहुत बड़ी चीज है. हाँ, मतलब कि आप हर चीज, जैसे आपने कहा, राजनीतिक दृष्टिकोण से देखोगे तो निश्चित रूप से वो देश में इंस्टेबिलिटी आएगी. जब तक आप देश को स्टेबल नहीं रखोगे, देश में लोगों से बातचीत नहीं करोगे, देश में पीस एंड सिक्योरिटी नहीं होगी, अपने युवाओं को आप स्किल नहीं करो, स्किल डेवलप, जब तक वो जो काम करना चाहिए देश की शक्ति के लिए. लिख कर देता हूं, अगर दोबारा जंग हुई तो पाकिस्तान जीतेगा ही नहीं बल्कि कश्मीर भारत से ले जाएगा. परवीन सुहानी के इस बयान ने हलचल मचा दी, कांग्रेसी के मुंह बंद कर दिए. मज़ीद इस तरह की रिएक्शन वीडियो आपने देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें. वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर लें. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह निगहबान.